5.2 आपका कोर्स में नहीं है, एक्सरसाइज 5 हम शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5 में सेक्शन ए बी सी थ्योरी है, सेक्शन सी में हम एक्सरसाइज देख रहे थे, सेक्शन सी है ना, डी है, डी में आपका 8 नंबर सम में करवा रहा हूँ। ऐसे तो सारे सम इजी है बट 8 नंबर सम करवा रहा हूँ, पढ़ो तो। If coefficient of variation is 25%, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू 25%, बोर्ड पे देखना। आपको पता है लास्ट चैप्टर में सीवी मैंने ढूंढा था, सीवी की फॉर्मूला क्या आई थी? सीवी क्या होती थी? s डिवाइडेड बाय x बार इंटू 100 करते थे तो सीवी मिलता था। हमें बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है 25%, फिर x bar 32 x बार 32 है और मोड 32.2, मोड है 32.2। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की ये फॉर्मूला यूज होती थी, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू x बार माइनस z डिवाइडेड बाय s। अब हमारे पास x बार है, z है, s तो है ही नहीं, बट s के लिए उन्होंने cv दे रखा है। आपको पता है cv की ये फॉर्मूला होती थी, cv इक्वल टू s डिवाइडेड बाय x बार इंटू 100। याद है ये? आगे के चैप्टर में आपने किया था। अभी cv मुझे दे रखा है 25% है तो 25 है इधर, इक्वल टू s हमें ढूंढना है, x बार मुझे दिया हुआ है 32 और यहाँ पर इंटू 100। अब मुझे क्या करना है? 32 मल्टीप्लाई का है, डिवीजन का है, तो मल्टीप्लाई में आएगा 25 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो क्योंकि 100 मल्टीप्लाई का डिवीजन में आएगा तो मुझे s मिल जाएगा, 8 आ रहा है, s मिल गया 8। अब क्या करोगे? देखो x बार पता है 32, x बार के लिए पता है 32, z की वैल्यू है 32.2 डिवाइडेड बाय s के जगह 8 रख दो, आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिल जाएगा। हो गया सब, आ गया ध्यान में? ठीक है, घर पे कर लेना भले, क्योंकि इजी है, आपको पूरा नंबर वार ही करना है। 9 क्या है, पढ़ो तो। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 20, फिर सिग्मा x 640, सिग्मा x है 640, ओके, सिग्मा x स्क्वायर ओके, सिग्मा x स्क्वायर 20,800 20,800 और m 32.2। m दिया हुआ है 32.2। हो गया? अब सुन लो, सबसे पहली बात आपको याद दिला तो मैंने कल एक बात सिखाई थी, वीडियो में भी बताया था। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढने के दो तरीके हैं, मीन से भी, सॉरी मोड से भी ढूंढ सकते हो, मीडियन से भी ढूंढ सकते हो, बट हमें इसने मीडियन दिया है तो ये सब मीडियन से ही करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगी? अभी अभी मैंने लिखी थी, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू 3x बार माइनस m, याद है ये फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय s। तो हमारे पास x बार कहाँ है, s कहाँ है? हमारे पास तो खाली m है। x बार कैसे ढूंढते हैं? देखो x बार का मटेरियल है हमारे पास, x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n होता है, तो सिग्मा x की वैल्यू 640 है, 640 डिवाइडेड बाय n, n 20 है तो 640 को 20 से डिवाइड करो तो 20 नहीं 32 आएगा, 32 आ गया x बार। अब s कैसे ढूंढोगे? तो आपको मैंने s स्टैंडर्ड एविएशन में ये फॉर्मूला सिखाई थी, देखो आपको, सिग्मा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा x डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमने इसमें स्टैंडर्ड एविएशन सीखने में की हुई है। हम फिर कभी इसको fx स्क्वायर भी कहते हैं, सिग्मा d स्क्वायर भी कहते हैं, वही है सेम। सिग्मा x स्क्वायर देखो कितना है 20,800 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 20 माइनस सिग्मा x है 640 डिवाइडेड बाय 20 होल स्क्वायर। 20,800 को 20 से डिवाइड करो 1040, 640 को 20 से करोगे तो 32 आएंगे, 32 का स्क्वायर करो 1024 आ गया, ये रूट के अंदर है, ठीक है। 1040 में से 1024 माइनस करो तो 16 रहेंगे और 16 का रूट होता है 4, मतलब स्टैंडर्ड एविएशन 4 मिल गया। अब मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पर 3, x बार की वैल्यू आपकी क्या है? देखो x बार की वैल्यू हमने 32 ढूंढी थी, m कितना है 32.2 है और स्टैंडर्ड एविएशन कितना है 4 है। 32 में से 32.2 माइनस करो तो माइनस 0.2, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.6 होगा डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? क्लियर? ये आपका 8 नंबर हो गया, 8 हुआ ना ये।
अब आएंगे 9 नंबर पर, पढ़ो तो। Carl, बावली वाला खाली मत करना, काल पेयरसन नहीं करना है। Carl Pearson's coefficient of skewness for the data set is minus 6.0. 0.6। देखो इसमें क्या लिखा है, कार्ल पियर्सन का जो डेटा है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कौन सा नंबर समझिए, 10 नंबर। देखो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है 0.6, फिर क्या है, Mean 60. अब मीन मतलब फॉर्मूला हमारी कौन सी यूज होगी, एक्स बार वाली, तो मीन 60 दिखा है। फिर S 10. एस की वैल्यू 10 दिखाई गई है। Median and mode to find. फाइंड मीडियन करना और मोड, तो देखो फॉर्मूला में मीडियन ढूंढना है और मोड ढूंढना है। तो ये फॉर्मूला पता है ना, 3x बार माइनस m डिवाइडेड बाय हम क्या रखते हैं, s रखते हैं, और s हमें 10 दिखाई गई है। फॉर्मूला में वही रख रहा हूँ 3, बोर्ड पे देखना, ये 3x बार पता है, मीडियन नहीं पता है, तो मीडियन का मैंने m रख दिया। 10 डिवीजन का यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये 0.6 को 10 से करोगे ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई का है, ले लो डिवीजन में, तो यहाँ रह जाएगा 60 माइनस m, तो ये होगा 2। ठीक है, 2 प्लस का उस साइड माइनस में आएगा, और माइनस का m इस साइड m प्लस में आ गया, तो 60 माइनस 2, तो m की वैल्यू आपके लिए आ जाएगी 58। हमें एक तो m ढूंढना है, दूसरा मोड भी ढूंढना है। तो आपको एक बात पता है, मोड ढूंढने का ये तरीका भी हम करते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये कब होता है, जब आपके पास मीडियन हो, मीन हो, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास मीडियन है 58, मीडियन के जगह मैंने 58 दिखा दिया, मीन है 60, मीन के जगह 60 रखा, तो 3 को 58 से मल्टीप्लाई करो और 60 को 2 से, तो 120 आएगा। 3 को 58 से 174 में से 120 माइनस कर लो, तो 54 आपका मोड आ गया, हो गया। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सब आना चालू होगा, प्रैक्टिस ही है। नेक्स्ट देखो इसके बाद वाला, Carl Pearson's skewness for a frequency distribution is 8. सुन लो, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस दिया है, नॉट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्योंकि याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमेशा 0 पॉइंट होता है, इसने 8 दिया है। तो स्क्यूनेस की ये फॉर्मूला होती है, जब खाली स्क्यूनेस हो ना, तो या तो हो गया x बार माइनस z या 3x बार माइनस m। अभी स्क्यूनेस मुझे 8 दिया है, फॉर्मूला में कौन सी यूज करूंगा, देखूंगा आगे उन्होंने क्या डेटा दिए है, क्या Coefficient of skewness is 2/3. ओके, कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू 2/3, ठीक है ना, And mean 64. अब मीन की वैल्यू दिखाई गई है 64। Find its median and coefficient of variation. ओके, मीडियन ढूंढना है, तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा, देखो ये फॉर्मूला स्क्यूनेस की आएगी 3x बार माइनस m, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला आएगी 3x बार माइनस m डिवाइडेड बाय s। इसमें कोई डाउट? पहले तो क्या होगा, देखो मीडियन कैसे मैं ढूंढूंगा, ये 3 रहा, x बार मुझे पता है ना, शायद x बार पता है, मीन मीडियन भी नहीं पता है, नहीं, mean पता है 64 है ना, 64 माइनस m, m नहीं पता है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये आपका 8 है, ये 8 मैंने एज इट इज रखा, चलो 3 को 64 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 64 बंद होता है, 192 आया, इधर 192 आया, और 3 को m से करेंगे तो ये हो जाएगा 3m। अब ये माइनस का 3m है ना, इस साइड में ले लेता हूं, तो 3m प्लस का होगा, और ये 192 है, 8 प्लस का है, मैंने माइनस का ले लिया 8, 192 में से 184 को आप डिवाइड करोगे 3 के साथ, मल्टीप्लाई में 3 है, डिवाइड कर लो 3 के साथ, तो m मिल जाएगा 61.33। ये आपका मीडियन मिल गया। हमें एक तो मीडियन ढूंढने के लिए कहा था, दूसरा सीवी का है। एक्चुअली सीवी के लिए हमें क्या चाहिए, देखो सीवी की ये फॉर्मूला है s डिवाइडेड बाय x बार इंटू 100, तो s तो हमारे पास है नहीं, s यहां से मिल जाए। देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 2/3 है, ठीक है, ये फॉर्मूला है 3x बार आपका कितना है 64, माइनस करूंगा उसमें से मीडियन है 61.33 डिवाइडेड बाय s। अब सुन लो, s डिवीजन का यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, ये s आ गया, यहाँ पर पास में क्या पड़ा है 2/3, और यहाँ पर 64 में से 2.67 उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 8.01 8.01 01।
अब ये 3 डिवीजन के मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो 8.01 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, डिवाइड करो 2 के साथ, तो आपको S मिल जाएगा 12.015 या आपको S मिल गया, बट हमें S नहीं ढूंढना था, हमें तो CV ढूंढना था। तो CV की देखो फॉर्मूला आपको पता है, S की वैल्यू है 12.015 डिवाइडेड बाय x बार की वैल्यू थी 64, इंटू 100 करेंगे तो आपको CV की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ रही है? 18.7 जो भी आ रही हो, बट परसेंटेज की साइन लगाना, CV में परसेंटेज की साइन लगती है। मतलब इन शॉर्ट आप ये सारे सम वाले ट्राई करना। नेक्स्ट आपका 12 क्यू वाला है, 13 भी आपका वो क्यू वाला है, तो वो बाउली वाला है, हमें नहीं करना है। यहाँ पर आपका मैंने सेक्शन डी करवा लिया। फिर ई नॉर्मल सम है, बड़े बड़े जो आपने किए हुए, मतलब उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बड़े सम आपको आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये हो गया, मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अभी हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 है, ये 6 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th में बहुत ज्यादा यूजफुल है। प्रोबेबिलिटी एक पूरा चैप्टर आता है, पूरा इसके बेस पे होता है। चैप्टर का नाम अभी हमारा है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन किसे कह सकते हैं? परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जनरल नॉलेज का। मेरे पास 3 शर्ट्स है और 4 पैंट ना, मैं कलर भी बता देता हूं, ब्लैक, ये मैं इमेजनरी बता रहा हूं यार, ब्लू, व्हाइट, रेड लिखो, पेंट में लिख देते, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, रेड। 4 पैंट है, 3 शर्ट है। अब मैं इनको अरेंज करूंगा, इस तरह से अरेंज करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ नया लगेगा। हाँ सारा न्यू ड्रेस पहन के आए। तो कितनी ड्रेसेस इसमें से मैं बना सकता हूँ? सोचो आप, कितनी ड्रेसेस इसमें से मैं बना सकता हूँ कि आपको लगेगा रोज सर नया लग रहा है कुछ। ना व्हाइट कहाँ है? एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक व्हाइट है। 3 शर्ट है, ये कलर अलग होगा, 3 व्हाइट होगी तो मैं व्हाइट तीनों क्यों लूंगा? ना, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक व्हाइट है। फिर पैंट है, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और रेड। 4 पैंट है, 25 टुकड़े बनेगा क्या? 12 कैसे? ब्लैक व्हाइट ब्लू रेड। हाँ 4 into 3 12 ही होगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। पहले दिन मैं क्या करूंगा, ब्लैक शर्ट ले लूंगा, ब्लैक के साथ ब्लैक पैंट ले लूंगा, तो न्यू होगा, मतलब 1 हुआ। फिर ब्लैक शर्ट के साथ मैं व्हाइट पैंट ले लूंगा, तो भी न्यू। ब्लैक के साथ ब्लू, तो भी न्यू लगेगा। ब्लैक के साथ रेड, 4 हो गए। फिर अभी ब्लू शर्ट ले लूंगा, ब्लू के साथ ब्लैक, ब्लू के साथ व्हाइट, ब्लू के साथ ब्लू, ब्लू के साथ रेड, फिर व्हाइट के साथ। तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? 12 अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो ये चैप्टर हमें सिखाएगा अरेंजमेंट करना। इस चैप्टर में कुछ नई बातें सीखने वाले हैं। देखो ये जो साइन आएगी इसे कहा जाएगा फैक्टोरियल। ये जो साइन आएगी इसका नाम आएगा फैक्टोरियल। होता क्या है मैं समझाऊं फैक्टोरियल। अगर मैं लिख दूं ना 4 फैक्टोरियल, अगर मैं लिख दूं 4 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1। ये है छोटा बट उसकी मीनिंग बड़ी है। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1। अगर मैं लिखूं 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। जो भी लिखा होगा, लिखा होगा 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, तो 10 9 8 7 कहां तक? 1 तक जाना है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है फैक्टोरियल। कहां काम आएगा? आज हमारे सम्स में काम आएगा कि हमारे पास 3 शर्ट है, 4 पैंट है, उसको अरेंज करके रखना है, तो कितने तरीके बनेंगे? ऐसे तो सीधे आपने बता दिया 12। तो अलग अलग तरीके की जो अरेंजमेंट होगी, अलग अलग तरीके की जो अरेंजमेंट होगी वो कैसे होगी, कितने, क्या आंसर आएगा, उसे कहा जाता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का सिंपल वर्ड में मैं मीनिंग कहूं तो अरेंजमेंट है। सिंपल वर्ड में मीनिंग कहूं अरेंजमेंट है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लो, मेरे पास 2 डाइज है, 2 डाइज जिसमें हेड और टेल होता है, उनको मैं फेंक रहा हूं, तो नीचे क्या क्या ऑप्शन आएंगे वो भी एक परम्यूटेशन है। देखो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड हो दूसरे पे टेल हो,
या ऐसा हो सकता है पहले पे टेल हो दूसरे पे हेड हो, ये अरेंजमेंट ही है। या हो सकता है दोनों पे टेल हो तो मैं क्या करके रख रहा हूँ, अरेंज करके रख रहा हूँ। तो 2 डाइस में से कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिक्के सिक्के कॉइन कॉइन है कॉइन। अब डाइस की बात करें तो अगर 2 डाइस एक ही डाइस है तो उसमें 1 2 3 4 5 6, पर 2 डाइस अगर हम फेंकेंगे तो 36 आते थे, 1 1 1 2 1 3, इस तरह से 2 1। तो ये सब एक तरह की अरेंजमेंट है, जिसे अरेंजमेंट कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? अब अरेंजमेंट में जो फॉर्मूला यूज होती है ना, उससे ऐसे दिखाया जाता है, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसमें n क्या है, r क्या है? देखो n मतलब जो नंबर दिए गए हैं, मतलब मान लो मैं आपको 5 नंबर देता हूं और उन 5 नंबर में से कहता हूं 2 नंबर मुझे अरेंज करके दिखाओ। जैसे 5 नंबर है या 5 A B C D E 5 लोग हैं, मैं आपको कह रहा हूं 2-2 की पेयर बना के दिखाओ। इसमें से कितनी पेयर बनेगी, 2-2 की पेयर। तो आप ऐसे बना सकते हो, A B A C A D A E। फिर आप बना सकते हो बी ए, फिर बी सी बी डी और बी ई। सर बी ए तो हो गया ना? नहीं, ए बी और बी ए अरेंजमेंट अलग है, क्योंकि पहले ए आया फिर बी आया। इसमें बी जैसे हेड और टेल का बता ना, पहले हेड फिर टेल फिर हेड, तो ये अरेंजमेंट में अलग होता है। अरेंजमेंट इनकी क्या हो गई, अलग हो। ये 2 भाई ऐसे बैठे, अब इसको उठा के इधर करो, इसको उठा के, तो अरेंजमेंट हो गई अलग, को अलग जगह पे बैठे। तो अरेंजमेंट का मतलब होता है कि मेरे पास 5 नंबर है, उसमें से 2 नंबर को अरेंज करना। तो n मतलब 5 नंबर और r मतलब उसमें से जो अरेंज करने हैं 2 या 3। एक बात याद रखना, n हमेशा बड़ी आएगी, किसके कंपैरिजन में, r के। ज्यादा से ज्यादा दोनों इक्वल हो सकते हैं, n और r इक्वल हो सकते हैं कि 5 है, 5 को अरेंज करके रखना है। तो ज्यादा से ज्यादा दोनों, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके r की वैल्यू बड़ी होगी कि मेरे पास है 5 नंबर, मैं कह रहा हूं 6 अरेंज करो, कैसे होगी? तो n के कंपैरिजन में r हमेशा छोटा होता है, या फिर r उसके इक्वल होता है, बट r कभी बड़ा नहीं हो सकता। और ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल में कभी अगर हमारे पास 0 फैक्टोरियल आता है तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 मानी जाती है। 0 फैक्टोरियल मतलब 1। 4 फैक्टोरियल हो तो 4 3 2 1 आएगा, बट 0 फैक्टोरियल कहीं बच रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। उसका भी लॉजिक है, वो बताऊंगा। तो यहाँ पर हम कुछ सम्स के स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाऊंगा, पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे सम है, पहले सम पे आ जाओ टेक्स्ट बुक में। यस, किसका आर कैसे फुल फॉर्म है, एन का भी फुल फॉर्म का है। हाँ, नंबर मतलब टोटल नंबर है, उसमें से जो सिलेक्शन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसे आर कहा जाता है। आर ऐसे इमेजनरी दिए हुए नाम। तो एन छोटा, पी बड़ा, आर छोटा नहीं। हाँ, एन हाँ छोटा, पी बड़ा और आर, ये दोनों दिखा रहा, पी परम्यूटेशन के लिए यूज किया गया है। आप साइन देखो, आपको उसमें बुक में दी गई है। पहले सम से शुरुआत करते हैं। पहले सम से मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहला सम बताओ, इलस्ट्रेशन। ओके, इलस्ट्रेशन बाद में, चलो इलस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8 फैक्टोरियल का मतलब बता, 8 7 6 5 4 3 2 1। 5 का बता, बट इतनी मेहनत नहीं करो। देखो 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल तक रुक जाओ। और नीचे भी क्या लिखा है, 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, वरना मैं इसको पूरा सॉल्व करूं। 5 4 3 2 1, नीचे भी 5 4 3 2 1, फिर 5 5 में कैंसिल, 4 4 में कैंसिल, तो क्यों मेहनत करें? सीधे आपका आंसर आ गया 8 7 56 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 336 हो गया। चलो दूसरा सम ले लो, कौन सा है बताओ? बस हो गया सम। 60 P2 मतलब 60 नंबर है, उसमें से 2 नंबर अरेंज करने। बोर्ड पे देखना, फॉर्मूला पहले मैं लगाऊंगा, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल देखो 60 है, तो यहां मैंने रख दिया 60 फैक्टोरियल, और नीचे मैंने रख दिया 60 माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 है, 3 नहीं। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, 60 तो ऊपर सेम रहेगा फैक्टोरियल, 60 में से 2 माइनस किया तो 58 फैक्टोरियल आ गया, राइट? 58 फैक्टोरियल। ऊपर सॉल्व करना शुरू करूंगा, 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल। नीचे क्या है, 58 फैक्टोरियल कैंसल,
60 को 59 से मल्टीप्लाई 3540 3540 हो गया सब। आया ध्यान में? नहीं इतना ही बिल्कुल, तेरे को खींचना है लग रहा है तो यही सब 2 बार कर देना, नहीं बट आंसर बीच में मत लिखना, आंसर फिर लास्ट में लिखना। सर मैम 2 मार्क देगी देगी आराम से देगी। तो चलेगा, नहीं तो एक काम करना 60 को लेके बस जल्दी। अभी ये आपका कौन सा हो गया? सेकंड नंबर सम हो गया ना। थर्ड मुझे बता दो, फिर मैं सॉल्व करता जाता हूँ, आप पहले घर पे करना। 7P6 क्या अल्टरनेटिव मेथड अल्टरनेटिव? वो डायरेक्ट मेथड है, पर वो सर एक मतलब अभी हम इससे लोग यही करें, रहेगा। हाँ एक हम करें। हाँ, एक काम करो, ये 2 बाकी है, 2 बाकी है ना, आप खुद करो। 7P6 हाँ 7P6 और 5P5 ये दोनों करना। और नीचे अगर है ना 5 - 5 0 फैक्टोरियल है, हाँ। तो 0 मतलब उसको 1 कर देना। कर लो, आप खुद करो, चलो जिनको अभी करना हो कर लो। और अगर आपका शुरू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्या लिखा है? NP3 देखना, NP3 इक्वल टू 720। फाइंड एन एन ढूंढना है, इसको हम ढूंढते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। कैसा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड? बोर्ड पे देखना। पहले तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अभी NPR इसकी वैल्यू मुझे उन्होंने बता दिया कि 720 है, मुझे आंसर पता है, पहले ही आंसर पता है 720। यहाँ पर है n फैक्टोरियल, n मतलब n की वैल्यू आपको नहीं पता है तो मैंने एज इट इज रख दी। नीचे क्या है? n माइनस 3 फैक्टोरियल। कोई भी डाउट पहले यहाँ तक? ओके, अगर मैंने आपको सपोज आपको दिया 6 फैक्टोरियल, तो आप कैसे सॉल्व करते हो इसको? 6 × 5 × 4 × 3, कहां तक? जहां तक नीचे लिखा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? n फैक्टोरियल लिखा है यहां पर। तो चलो मैं 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करूं तो ऐसे लिखूंगा ना, 6 × 5 × 4 × 3, ऐसे लिखते हो ना। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं, 6 × 6 - 1 × 6 - 2 × 6 - 3। तो ये 6 - 1 क्या हुआ? 5 हुआ ना। मैंने खाली उसको थोड़ा खींच के लिखा है क्योंकि ये मैं अभी यहाँ यूज करने वाला हूं। देखो यहाँ पर है 720 को मैंने एज इट इज रखा, n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लेकर रहा हूं, n माइनस 1 n माइनस 2, कहां तक जाऊं? नीचे क्या लिखा है? n माइनस 3 लिखा है। समझ में आया मैंने कैसे किया? जैसे 6 - 1 वैसे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और नीचे क्या लिखा हुआ है? n माइनस 3 फैक्टोरियल। कैंसल। अब मेरे पास यहाँ पर है 720 और यहाँ पर है n माइनस 1 और n माइनस 2। फैक्टोरियल नहीं है अभी, फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब सुनना, यहां से शुरू होगा आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर आप ये 7th 8th स्टैंडर्ड में 9th में होते हैं ना, तो मैं आपको कहता इन सबका मल्टीप्लाई करो, फैक्टर्स निकालो, वो झंझट अभी नहीं करनी। अभी सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड इसे कहा जाता है। ये 3 नंबर है, 1 2 3, और इतना भी पता है ये तीनों पास पास वाले नंबर है कि अगर ये 15 है ना, तो ये 15 में से एक माइनस 14 है, फिर ये 13 है। तो कैलकुलेटर ले लो, आपको 3 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं पड़ोसी, जिनका मल्टीप्लाई करने से 720 आ रहा है 3। तो आप एक काम करो, इजी बता रहा हूं, देखो आप एक काम करो, 10 11 12 मल्टीप्लाई करो। ये तो मैं मुझे आंसर पता है, बट मैं आपको सिखाने के लिए 10 11 12 करो, कितना आ रहा है? 1320। ध्यान से देखना क्या है आंसर, 1320, बट मुझे पता है मेरा आंसर 720 है, तो ये नहीं है। तो मैं क्या सोचू, 15 16 17 सोचूंगा। क्यों यार, जब इसका ही टोटल 13 20 आ रहा है तो मैं उससे छोटा सोचूंगा। छोटा मतलब, चलो मैं आपको सोच रहा हूँ 8 9 10 सोचो, 8 9 10 720 आ गया। ऐसे में चलो ऐसा सोचता 5 6 7 सोचता, तो बहुत 5 6 7 का मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 5 6 7। तो एग्जाम में ऐसे बोले डायरेक्ट दिया है। हाँ नहीं, पेपर बुक वाला भी डायरेक्ट सिखाना है हमें। इसको हम 210, तो इसका मतलब मुझे 5 6 7 से तो बड़ा सोचना है 10 11, तो आपको एक या 2 बार में ही मिल जाएंगे। अभी देखो बड़ा, सबसे बड़ी वैल्यू है ना, आपको यहाँ रखनी है 10, फिर 10 माइनस 1 मतलब जो 9 हुआ, और 10 माइनस 2 और इक्वल टू 720। बस आगे आपको नहीं करना है, मतलब n इक्वल टू 10 दिखा देना, हो गया सब। n की वैल्यू 10 होगी। बुक वाला भी यही करता है, इस मेथड का नाम है ट्रायल एंड एरर। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, बाय ट्रायल एंड एरर।
नहीं चलेगा, आप दिखा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एज्यूम होता है। बाय डिफॉल्ट 11th वालों को डायरेक्ट ही चलता है, बाकी आप करना चाहो लिखो तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपके बुक में मुझे नहीं लगता है कहीं लिखा है ट्रायल एरर, ये तो हमें पता है कि इसका नाम है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर किसे कहते हैं? कोशिश करते रहो जब तक आंसर ना आए। सर सीधा आंसर ही दे दिए। पता, हाँ इन्होंने सीधे 10 ही रखा है। समझ में आया? अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं, आर कैसे ढूंढा जाए। पता क्वेश्चन क्या है? R 7PR 7PR इक्वल टू 42। 7PR इक्वल टू 42 है। ध्यान से बोर्ड पे देखना, ये फॉर्मूला यहाँ रखी, ये 42 रख दिया मैंने। n हमें पता है 7 है, तो चलो मैंने यहाँ 7 रख दिया, 7 फैक्टोरियल हुआ, और नीचे हो जाएगा आपका 7 माइनस r, क्योंकि r नहीं पता है आपको। इतने में कोई डाउट? बोर्ड पे देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 7 माइनस r डिवीजन में है ना, इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेता हूँ और 42 को नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 42 नीचे आएगा, यहाँ आएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पर ऊपर है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस r, सॉरी 42 आएगा, नीचे 42 आएगा, क्योंकि ये 42 मल्टीप्लाई का मैंने नीचे लिया है और ये ऊपर आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ऊपर, बट इस तरीके से सॉल्व करूंगा जैसे 42 कैंसिल हो जाए। तो देखो पहले 7 रखो, फिर 6 रखा, फिर यहाँ 5 तक मैं रुक गया। 5 तक ही क्यों रुका? तो नीचे क्या लिखा हुआ 42, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 42, इसमें कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बच गया 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल दोनों जगह से कैंसिल हुआ, तो यहाँ आपका रह गया 7 माइनस r और इक्वल टू यहाँ रह गया खाली 5। माइनस का r उस साइड, प्लस का r हो गया, और यहाँ पर 7 माइनस 5, तो r की वैल्यू आपकी 2 आ गई, हो गया कंप्लीट r2। अब ये करने के बाद पीछे एक्सरसाइज में से ऐसा ही एक r वाला सम ढूंढो, आप r वाला करो। आया आपका 4? चलो अब क्या लिखा है नेक्स्ट वाला पढ़ो। इफ 56 into n factorial 56 into n factorial equal to 8 factorial, इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, find the value of n. ओके। अब बोर्ड पे देखना 56 इंटू n 8 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, n की वैल्यू ढूंढनी है। अब मैं कैसे ढूंढूंगा? देखो यहाँ पर तो n फैक्टोरियल मैंने एज इट इज रखा, यहाँ रखा हुआ 8 फैक्टोरियल, मैं 56 को नीचे ले लेता हूं। यहाँ पर n फैक्टोरियल है, अब 8 फैक्टोरियल को मैं सॉल्व कर रहा हूं। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या लिखा है 56 है, 56 कैंसल हो गया, तो यहाँ रह गया n फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसल हो गया, तो n इक्वल टू 6 मिल गया, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये हो गया। एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है, चलो इसके बाद वाला सम एग्जाम्पल से ही देखते रहते हैं। If n factorial by 2 n फैक्टोरियल by 2 बाय 2 equal to 60, इक्वल टू 66 हाँ नहीं 660 660, ओके 660, अरे 60 मतलब 60, हाँ तो वो होगा 60। ओके, find value of n. फाइंड वैल्यू ऑफ n। अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पर है 2 डिवीजन में है, तो यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू 2, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल इक्वल टू 120। अब खास ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बता रहा यहाँ फैक्टोरियल है, अगर यहाँ भी फैक्टोरियल होता तो कैंसिल हो जाता, यहाँ तो फैक्टोरियल है नहीं, करना पड़ेगा। है फैक्टोरियल क्रिएट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अब आपको बताओ, अगर आपका 5 फैक्टोरियल हो ना, 5 फैक्टोरियल, देखो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करे तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो अगर 120 कहीं लिखा हो, 120 लिखा हो तो आप उसके जगह 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा 120 लिखा है, तो इसको मैंने बदल दिया 5 फैक्टोरियल कर दिया। आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हो 120 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ आ गया आपका n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई 5, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट
आया ध्यान में? क्लियर? चालू था नहीं? ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला बताओ। If n plus 2 whole bracket, एक मिनट, एन ये खास समझने का, अभी देखो नए नए है तो आप खाली देखो भले, क्योंकि वीडियो में भेजूंगा उसमें आ जाएंगे आपके, बट एक बार मैंने समझा भी दिया है तो वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एन प्लस 2 whole bracket, ओके, p3 p3 ratio रेशो n plus 1 whole bracket, n प्लस 1 होल ब्रैकेट p3 p3 equal to 10:7 इक्वल्स टू 10 रेशो 7। हाँ 10 ratio ओके, क्या ढूंढना है? n अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पर रेशो है, इधर रेशो है, तो इसको मैंने कर दिया n प्लस 2 p3, क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है? n प्लस 1 बोला p3 इक्वल टू 10/7। आपको पता है रेशो ऐसे डिवीजन में करके रख सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। आपको पता है n फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे, p वाली फॉर्मूला में कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे होता है n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। p यहाँ पर है, देखो n के जगह पर इनका लिखा है ना n प्लस 2 रखा है, मतलब मेरे लिए n फैक्टोरियल क्या हो गया, n प्लस 2, तो यहाँ पर आएगा मेरा n प्लस 2 फैक्टोरियल। नीचे लिखा है n माइनस r, तो n प्लस 2 माइनस r के जगह पर आपका क्या है, 3 है फैक्टोरियल। देखो मैंने इस सम में, कौन सा सम है ये, सम नंबर 6 में क्या लिखा है आपका, n प्लस 2 p3 n रेशो n प्लस 1 p3 10 रेशो, मैंने पहले इसको एज इट इज रखा। अब आपको पता है कभी भी आपको अगर मान लो n फैक्टोरियल दिया है, नीचे लिखा है n माइनस 3 लिखा है, 3 फैक्टोरियल, तो आप कहां तक जाओगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 तक जाओगे, फिर नीचे क्या लिखा है n माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएगा। मैंने वही मेथड यूज किया। कैसे यूज किया, देखो यहां मेरा लिखा है n, मैं ऊपर के पोर्शन को देखना खाली, n प्लस 2 p3, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, वैसे सॉल्व करूंगा तो n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 2 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये लिखूंगा ना ऊपर के पोर्शन, नीचे को मत देखना। तो मैंने इसको सॉल्व किया, पहले लिखा n प्लस 2, फिर लिखा n प्लस 2 माइनस 1, n प्लस 2 माइनस 2, n प्लस 2 माइनस 3, कहां तक जाऊंगा, नीचे n प्लस 2 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। बाकी क्या रहा हूं, मैं आता हूं। अब नीचे यहां भी मैंने वही किया, यहां पर क्या था, n प्लस 1 था, तो पहले n प्लस 1 लिखा, फिर n प्लस 1 माइनस 1 लिखा, n प्लस 1 माइनस 2 लिखा, नीचे कहां तक जाऊंगा, 3 फैक्टोरियल तक, तो ये n प्लस 1 3 फैक्टोरियल, n प्लस 1 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्लियर? अब ऊपर क्या बचा है आपका, इक्वल टू 10/7 रख देना। ऊपर क्या रहा है, एक रहा है n प्लस 2, ठीक है, दूसरा रहा है n प्लस 2 माइनस 1, इसका मतलब हुआ n प्लस 1 रहा, और यहां पर 2 प्लस के 2 माइनस के कैंसिल हो गए, तो खाली n रहा। कोई भी डाउट? नीचे देखो क्या रहा, n प्लस 1 रहा, ये n प्लस 1, फिर n प्लस 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, खाली n रहा, और ये n प्लस 1 माइनस 2, तो n माइनस 1 रहा ना, ये इक्वल टू यहाँ क्या रह गया, 10/7। अब देखो ये आपका n प्लस 1 कैंसिल हो गया, n भी कैंसिल हो गया, n प्लस, बाकी ये रहा n प्लस 2, ये रहा n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 डिवीजन का है, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और ये 7 डिवीजन का इधर मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, बुक वाले ने कोई डायरेक्ट स्टेप किए है, यहाँ पर आपका n प्लस 2 रखा हुआ, 7 उसके साथ आ जाएगा, ये 7 n प्लस 2 इक्वल टू में यहाँ 10 रखा हुआ है, n माइनस 1 उसके साथ आएगा। फिर हम 7 को n से करेंगे तो 7n, 7 को 2 से करेंगे तो 14 होगा, 10 को n से करेंगे 10n, 10 को माइनस 1 से माइनस का 10, अब ये 10n है, एज इट इज रखो, ये 14 यहाँ रखा हुआ है, 10 माइनस का इधर ले लो, 10 प्लस का होगा, और इधर 10n है माइनस 7n, 10 में से 7n माइनस किया तो 3n रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, फिर 3 मल्टीप्लाई का डिवीजन में ले लो, 24 को 3 से डिवाइड किया तो n की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, हो गया।
कंप्लीट। आया ध्यान में? बस आज हम इतना ही कर रहे हैं। पीछे इसके बाद कौन से शुरू हो रहे हैं? वो सम वाले शुरू हो रहे हैं, इलस्ट्रेशन है, चलेगा वो कल से। एक बार इतने आज हो जाने चाहिए आपके। अच्छा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कौन सी होगी आपकी बता दो, 2 मिनट पहले देख लो। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कौन सी आपको करनी है? देखो एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने किया, शैजा कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। हाँ, तो बस 5 नहीं करना। ऐसे तो 5 बहुत इजी है, खाली वो वर्डिंग में है। क्या लिखा? इन हाउ मेनी वे कैन 4 पर्सन बी अरेंज इन अ रो। तो 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनको रो में अरेंज करना है। ये 4 लोग हैं, N4। कितने लोगों को अरेंज कर कहा है? 2 लोगों को अरेंज करो, 3 को करो, नहीं तो 4 को ही करना है। तो आप N भी 4 ले लो, R भी 4 ले लो, फॉर्मूला लिखो, सबसे इजी ये सम लगेगा आपको। खाली वर्डिंग है, उसको रीड करके समझना है। तो इसमें 4 भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद देखो 5, सॉरी ये 5 था, 6 अभी देखें। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, बट इसमें 0 है ना, ये नहीं करवाओगे क्योंकि 0 में अलग हो जाता है। ये बस ये मैं कल ही समझाऊंगा आपको, क्योंकि उसका 0 क्या, देखो अगर ये होते हैं ना 3 नंबर, 5 या 6 नंबर होते, 3, 5, 7, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5। मैं आपसे पूछूं ये 5 नंबर को अलग अलग तरह से अरेंज करके कितने नंबर बना सकते हो? तो कितने नंबर है? 5। अरेंज भी 5 को ही करना है, तो R भी 5, आपका आंसर मिल जाएगा। बट इसमें 0 है, 0 की वजह से क्या चेंज होता है? 0 का भी ये फर्स्ट प्लेस पे अरेंज नहीं कर सकते हो आप, तो उसके वजह से ये सम थोड़ा अलग हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। यानी कि 4 और 5 करें ना? अगर हाँ 4 और 5, अगर ये 0 वाला नहीं होता ना तो मैं आपको होमवर्क दे देता, कर लो। आया ध्यान में? ठीक है, बट इतना करना तो ही चैप्टर समझ में आएगा। और जितना हो सके चैप्टर में रेगुलर रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक दिन भी मिस किया ना पूरी लिंक टूट जाएगी, और ये पूरा 12th में काम आता है। अभी 12th में यही चैप्टर चालू है मेरा, प्रोबेबिलिटी का। उसमें उनसे पूछना ये कितना यूज हो रहा है, बार बार उनको वापस 11th के करवाने पड़ते हैं।